आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा सक्सेस साथी प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के स्टीरियो केमिस्ट्री से संबंधित कुछ एमसीक्यूज। इससे पहले कि हम अपना पहला क्वेश्चन आज का करें, याद कर लेते हैं कि सीक्वेंस रूल्स किन्हें कहा जाता था। जो कान इन गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम ऑफ रूल्स है, जो उनके नियम है जिससे वरीयता ज्ञात करते हैं, वो हम एक बार ध्यान में रख लेते हैं। जो उसमें जो हमें बात ध्यान रखनी है कि हायर एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर हाई होगा, अधिक होगा, उसकी वरीयता ज़्यादा होगी। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अणुभार सबसे कम है, और इसकी वरीयता सबसे कम होगी। उसके तुलना में ये जो एटम्स हैं उनकी वरीयता ज़्यादा होगी। हायर एटॉमिक मास नंबर, अगर एटॉमिक मास ज़्यादा है, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को लेते हैं, तो जिसका मास नंबर एक जैसा है, तो मास नंबर अधिक है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अधिक है, तो ऐसे में मास नंबर के द्वारा हम वरीयता को निश्चित करते हैं। अधिक मास नंबर, अधिक वरीयता। Cis precedes trans and Z precedes E। जो सिस का की वरीयता होगी पहले आएगी, और ट्रांस की वरीयता जो होगी वो बाद में आएगी, या और Z की वरीयता पहले आएगी और E की वरीयता बाद में आएगी। तो ये सारी जो वरीयता के रूल्स हैं पहले भी हम कर चुके हैं। अगर आप दोबारा नोट्स बनाना चाहते हैं, आप पहली बार नोट्स बना रहे हैं, ऐसे में इसको आप फ्रीज करके, या फिर आप कह सकते हैं इसको पॉज करके, इन पॉइंट्स को दोबारा नोट कर सकते हैं। याद कर लेते हैं वेरी गुड मेथड को। वेरी गुड मेथड एक शॉर्ट फॉर्म है। वेरी का वर्टिकल, वर्टिकल यानी ये, और गुड वर्टिकल अगर हो तो गुड, यानी कि इसमें दो स्टेप्स हैं। हमें मालूम है कि कई बार इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और या कई बार ऐसे मॉलिक्यूल्स लिखे हुए होते हैं जिसमें कान प्रिलॉग जो सिस्टम है, सीक्वेंस रूल है, उसमें जो सबसे कम वरीयता, जैसे हाइड्रोजन है या चौथे नंबर का जो वरीयता है, उसको नीचे रखा जाता है। तो यदि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं और यहाँ H है, या फिर यहाँ H है, इस तरह के हाइड्रोजन जो जिसकी वरीयता सबसे कम है चार कार्बन के चार वैलेंसी में से, तो अगर वो हॉरिजॉन्टल में है या फिर वो वर्टिकल में है, तो फिर हम एकदम शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से आर या एस नॉमेनक्लेचर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो अगर जो टेट्राहेड्रल कार्बन है उसमें रैंडमली ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे 4, 1, 3, 2, तो ये 2, और ये आप देखें कि 4 जो है हॉरिजॉन्टल में है, या कभी 4 वर्टिकल में है, तो ऐसे में हम उसको दो एक्सचेंज करते हैं। दो एक्सचेंज करेंगे, दो बार ग्रुप्स की चेंजिंग करेंगे, और दो बार करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन हमें प्राप्त होगा, जिससे कि 4 नीचे आ जाए, इस तरह से हॉरिजॉन्टल में ना रहकर वर्टिकल में आ जाए, तो उसके बाद जो बाकी ग्रुप्स की व्यवस्था होती है उसको हम देख कर आर या एस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए 4 यहाँ है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, या 1 2 3 यानी वरीयता का क्रम, तो हम कोशिश करते हैं कि 4 हमेशा नीचे आए, और 4 यानी सबसे कम वरीयता वाला जो ग्रुप है वो उसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम दो बार समूहों को एक्सचेंज करते हैं, आपस में अदला बदली करते हैं, और दो एक्सचेंज के बाद सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, उससे समय ज़्यादा वेस्ट होता है, और एग्जामिनेशन में हमारे पास टाइम नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए 4 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, इस तरह से, तो ये है वर्टिकल। और यानी दूसरा मान लीजिए यहाँ पर 4 यहाँ पर है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ऐसे में हम यहाँ तक 4 को न लाकर सीधे सीधे कैसे पता कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज वेरी गुड मेथड। वर्टिकल गुड, वर्टिकल यानी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इस वाले वर्टिकल लाइन में अगर चौथी वरीयता का
ग्रुप है, समूह है, तो उसको इग्नोर करके बाकी 3 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज हैं तो कॉन्फ़िगरेशन आर होगा। अगर वो हॉरिजॉन्टल में है यानी वर्टिकल में नहीं है, वर्टिकल में गुड इसलिए क्योंकि बाकी जो अरेंजमेंट है जैसे का तैसा हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। हम यहाँ देख लेते हैं 1 2 एंड 3, ये है हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में नहीं है तो इट इज़ नॉट गुड। उसका मतलब अगर ये देखिए क्लॉकवाइज आ रहा है तो हम आर न कहकर हम इसको एस कहेंगे क्योंकि जो चौथी वरीयता का है वह हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो वर्टिकल गुड इसलिए कहा जाता है कि वर्टिकल में अगर 4 है तो बाकियों का जो भी क्रम है वही क्रम कॉन्फ़िगरेशन का है, लेकिन अगर वर्टिकल में नहीं है, हॉरिजॉन्टल में है, तो बाकियों का जो क्रम है उसका ऑपोजिट, उसका उलट, उसका ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उस कायरल कार्बन का होगा। तो इस वर्टिकल वेरी गुड मेथड या वर्टिकल गुड मेथड का हमने इससे पहले भी एक वीडियो में यूज़ किया था, आपको बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके एग्जांपल्स। देखिए ये जो है हॉरिजॉन्टल पे है, तो बाकी जो 3 इस कायरल कार्बन के लिए बाकी 3 का अगर हम इस्तेमाल करते हैं वरीयता क्रम, तो सबसे पहले 1, ये 2 और इस वाले ग्रुप का हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, हाइड्रोजन के लिए 4, OH के लिए 1, COOH के लिए 2। तो हम ये हॉरिजॉन्टल पे हैं, इसको इग्नोर करते हैं। 1 2 3 ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब होता है तो हम उसे आर कहते हैं क्योंकि ये वर्टिकल पे नहीं है चौथा वाला, इसलिए इसका उल्टा, एस का उल्टा आर हम लिखेंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन, इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा कार्बन है ये कार्बन नंबर 3 है। 3 का देखिए आर कॉन्फ़िगरेशन है। इसी प्रकार से जो बाकी एग्जाम्पल्स हैं उनका भी आप निकाल सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये लिया, ये वाला कार्बन लिया और ये है 2, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चौथा ये है, नंबर 1 ये है, दूसरी वरीयता का ये है और तीसरी वरीयता का ये है। तो हम इसका अगर करते हैं कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहते हैं तो 4 को हमने किया इग्नोर और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1 1 ये रहा और 2 ये रहा और 3 ये रहा। ये यूं जा रहा है यानी ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज हुआ ये। और क्योंकि हाइड्रोजन जो है वर्टिकल पे है इसलिए गुड यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है यहाँ से यहाँ इसका है, तो जो भी आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज यानी यस वही गुड होगा। तो देखिए 2 का जो है वो एस इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए तो इस प्रकार से आप इन बाकी एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं। जहाँ हाइड्रोजन वर्टिकल है बाकियों का जो भी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो उसी तरह से माना जाएगा, और अगर हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल है जो भी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसका उल्टा माना जाएगा। तो ये एग्जाम्पल्स हमने नासिपुरी के बुक से लिया हुआ है, ऑर्गेनिक स्टीरियोकेमिस्ट्री बाय नासिपुरी, और सभी के नीचे ये जो है कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं। आप इसको खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। इन सभी बातों को जानने के बाद आइए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर फॉलोइंग इंटरचेंजेस ऑफ ग्रुप्स in the Fisher projection of 2-bromobutane, the configuration of X and Y
विल बी, देखिए यहाँ पर हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं ये, और फिर हमें दिया हुआ ये x और ये y, इन दोनों में हमने इंटरचेंज किया हुआ है। तो इंटरचेंज किस तरह से, ये देख लेते हैं। देखिए, और पूछा है कि x का क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन और y का क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, r या s में पूछा गया है। इंटरचेंज ये हमारा मेन कंपाउंड है, इंटरचेंज इन दोनों में किया है, यानी Br की जगह CH3 की जगह Br लगाया, तो हमको ये देखिए यहाँ CH3 और यहाँ Br, और H और C2H5 जैसे थे वैसे ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हमको वरीयता निकालनी है। वरीयता निकालकर और कुछ भी इंटरचेंज हमें और फर्दर नहीं करना है, और हमें देखना है कि क्या वरीयता है। देखिए 4 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है। तो कान-प्रिलॉग सिस्टम से हमने ये वरीयता निकाली। अब 4 को हमने किया इग्नोर, बाकी तीनों को देखते हैं। तो 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3 ये हुआ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हुआ, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में नहीं है। तो क्लॉकवाइज तो कहते हैं आर, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल में है तो इसलिए इसका आर का उल्टा एस इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी एक्स का कॉन्फ़िगरेशन एस होगा। एक्स का कहाँ है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है, ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए। हमारा आंसर सी और डी में से होगा। अब हम देखते हैं हमारा आंसर सी और डी में से होगा। अब एक्स में इन दोनों को एक्सचेंज किया, उसका मतलब CH2 की जगह Br2 की जगह CH2, ये देखिए इन दोनों को एक्सचेंज करके यहाँ नया पोजीशन ये आया है, और H और CH3 जैसे थे वैसे ही हैं। अब इसमें फिर वही देखते हैं वरीयता क्या है। वरीयता नंबर 1 इसका, नंबर 2 इसका, नंबर 3 इसका, और हमने हाइड्रोजन जो है वो हॉरिजॉन्टल पे है, ये चौथा नंबर, इसको कैंसिल करते हैं। इसको इग्नोर करके बाकी तीनों को देखते हैं 1 2 3। तो 1 2 3 ये क्या हुआ, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, यानी एस होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो एस का उल्टा आर होगा। तो हमें देखना है वाई आर कहाँ है, वाई आर सी ऑप्शन में है, तो डी भी कैंसिल। आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। याद कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले। फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स मॉलिक्यूल्स विद कायरल सेंटर्स, ऑप्टिकल आइसोमर यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कायरल सेंटर हो, इफ़ n इज़ इवन नंबर या सम नंबर हैं, यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, जितने कायरल केंद्र या कायरल एटम की संख्या हो, अगर वो n है और वो सम संख्या है, इनैंशियोमर की संख्या होगी ये, और अगर n ऑड है और तो इनैंशियोमर की संख्या होगी इस प्रकार से। और उसी प्रकार से टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स भी ये होगा, और मीज़ो कंपाउंड्स ऐसे ये होंगे। तो ये फॉर्मूले जो है हमको ध्यान में रखने हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, वीडियो को पॉज करते हुए इस को नोट कर लें। द नंबर ऑफ इनैंशियोमर्स ऑफ कैम्फर इज, तो कैम्फर में हमें नंबर ऑफ इनैंशियोमर पूछा है इन्होंने, और नंबर ऑफ इनैंशियोमर पूछने के लिए सबसे पहले हमको ढूंढना होता है कि कायरल सेंटर्स कितने हैं। यहाँ दो जो स्टार बनाए हुए हैं रेड कलर के, वो दोनों कायरल एटम्स हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके एक मेथल ग्रुप, एक CH2CH2, एक COCH2, और ये है CH के साथ CH3। तो ये चार समूह अलग अलग हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये वाला कार्बन, इसमें CH2CO जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH2CH2 जुड़ा हुआ है, और एक है यहाँ पर हाइड्रोजन, और चौथा ग्रुप है ये CH CH3CH3। तो ये चारों ग्रुप्स अलग होने की वजह से केवल ये दोनों जो कार्बन एटम्स ऐसे हैं जो इसके अंदर कायरल कार्बन हैं। तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं हम। तो दो कार्बन कायरल हैं, यानी ये वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ इनैंशियोमर 2⁻n-1, इसका इस्तेमाल हमें करना होगा। तो हमने 2⁻n-1, यहाँ n है संख्या कायरल सेंटर्स की, तो यहाँ पर n का मान 2 है, तो 2⁻2-1 ये इज इक्वल टू 2⁻1 एंड विच इज इक्वल टू 2।
तो यानी कैम्फर के दो इनैंशियोमर्स होंगे और ये आर कैम्फर और एस कैम्फर यहाँ पर दिखाया हुआ है आपके नॉलेज के लिए। और हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है दो इनैंशियोमर्स होंगे, जो कि हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट करके आपको दिखाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑप्टिकली एक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव कौन से कंपाउंड होते हैं? वो ऑप्टिकली एक्टिव एसिमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं और उनमें सिमेट्री एलिमेंट्स, सममितता के जो तत्व होते हैं वो नहीं होने चाहिए। तो हम इन कंपाउंड्स को देखते हैं। इसमें दोनों CH3 तल से ऊपर हैं। बाकी मॉलिक्यूल जो साइक्लोब्यूटेन का सिमेट्रिक है, ये यहाँ से एक तल निकलता है जो इस हिस्से का प्रतिबिंब रूप बनाता है। इसीलिए ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममितता का तल इसके अंदर उपस्थित है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। यहाँ देखिए, ये तल से नीचे है Cl, ये तल से ऊपर है Cl, और 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में बराबर पोजीशन पे इससे गुजरता हुआ लाइन जो है ऊपर यहाँ और नीचे जाके इस Cl से जाके मिलता है। तो उसका मतलब इसमें सममितता का केंद्र या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसके अंदर। उसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये Cl तल से ऊपर है, ये भी Cl जो है अबव द प्लेन या तल से ऊपर है। तो ये हम इसको अगर प्लेन यहाँ से निकालें, दिस हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ दिस हाफ, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सममितता का तल है। ये जो Cl है ये बिलो द प्लेन है, तल से नीचे जाकर है। ये जो Cl है वो तल से उभर कर हमारी ओर आता हुआ है, या बिलो द प्लेन अबव द प्लेन, ये ऊपर तल के ये नीचे तल के। ऐसे में ना तो इसमें सेंटर हो सकता है, ना कोई एक्सिस हो सकता है, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर हो सकता है। तो सममितता के कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, इसीलिए जो ऑप्शन 4 है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो हमारा आंसर है यहाँ पर डी। Among the following, the correct statement concerning optical activity is, ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इन चारों में से सही जो स्टेटमेंट है किसके मुतालिक ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्रकाशिक सक्रियता से संबंधित इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है, वो सही है, वो हमें निकालना है। A molecule containing 2 or more chiral centers is always optically active. कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑप्टिकली एक्टिव केंद्र हैं वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। 2 या 2 से अधिक कायरल सेंटर्स हैं वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो कायरल केंद्र मान लीजिए ये है, जो कि हम अक्सर कार्बोहाइड्रेट्स में देखते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ हमने 4 ग्रुप्स डाले हुए हैं। ये 2 कार्बन है और आप देखें कि ये कायरल जो कार्बन है उसमें एक ए है, बी है, सी है, चौथा जो है ये वाला ग्रुप है। तो चारों ग्रुप एक दूसरे से अलग हैं। ठीक इसी तरह से इसका ए, बी, एक्स और चौथा ग्रुप ये वाला है, जो चारों एक दूसरे से अलग हैं। ये दोनों ही कायरल कार्बन हैं और यहाँ ये जो कंपाउंड है इसके बीच में से तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममितता का तल निकलता है, जो कि इस हिस्से का प्रतिबिंब रूप बनाता है। इसलिए जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है और इस प्रकार के कंपाउंड को कहते हैं हम मीज़ो आइसोमर। यानी ये जो स्टेटमेंट है, तो मीज़ो आइसोमर जो होगा उसका एक साइड का जो घूर्णन होगा दूसरे कायरल कार्बन के घूर्णन को आपस में कैंसिल कर देगा, जिसको कहते हैं इंटरनल कॉम्पनसेशन, जिससे कि मॉलिक्यूल टोटल असक्रिय हो जाता है, प्रकाशिक असक्रिय रहता है, क्योंकि आधा हिस्से का रोटेशन दूसरे आधे हिस्से के रोटेशन के बराबर और विपरीत दिशा में होने की वजह से ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव या प्रकाशिक असक्रिय हो जाता है। हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या था? अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 और मोर कायरल सेंटर्स इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। हमेशा 2 या 2 से अधिक कायरल केंद्र होने पर ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाशिक सक्रिय होगा मॉलिक्यूल। जी नहीं,
कभी नहीं होगा। हमेशा जब मीज़ो इसका बनेगा, वो मीज़ो जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सबके लिए लागू नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है। अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग जस्ट वन कायरल सेंटर इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कोई किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर है, सपोज यहाँ पर है ए, बी, एक्स और डी, ये कायरल कार्बन है, और इसका जो इनैंशियोमर होता है, प्रतिबिंब रूप होता है, वो होगा एक्स, ए, बी और डी, ये 4 अलग अलग ग्रुप हैं। तो देखिए, अगर 50% ये है और 50% ये है, तो इसकी प्रकाशिक सक्रियता जो घूर्णन होगा, जितना होगा इसके 50% का उतना ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे के प्रकाशिक जो घूर्णन है, वह उन दोनों को आपस में ये कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल जो सॉल्यूशन का प्रकाशिक घूर्णन होगा वो ज़ीरो होगा। तो यानी मॉलिक्यूल जो है, अगर इसमें रेसिमिक मिक्सचर होता है, ऐसे में वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, ये भी गलत है। तीसरा जो स्टेटमेंट है, अ मॉलिक्यूल पोजेसिंग ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एस एक्सिस जो होता है, एस एन एक्सिस प्रेजेंट होने से ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। जैसे कि एलीन्स की बात अगर हम करें, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन कायरल सेंटर। ये चौथा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, कम से कम उसमें एक कायरल सेंटर होना चाहिए। आपको मालूम है कि असमित्र का केंद्र होना चाहिए, एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए, जो कि एक कायरल कार्बन होता है। तो लास्ट जो ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं 1-2 शिफ्ट या एंकीमेरिक असिस्टेंस या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को याद कर लेते हैं। देखिए, ये सबस्ट्रेट है और आप देख सकते हैं कि इस वाले कार्बन पे 1 2 3 3 CH3 है। एलिमिनेशन के ऊपर यानी विलोपन के ऊपर ध्यान दें अगर, तो हम पाएंगे, ये ए है, तो हम पाएंगे कि यहाँ इस कार्बन पर जो 3 CH3 की जगह यहाँ 2 CH3 है, यहाँ पर CH2 की जगह एक हाइड्रोजन हट गया है, Cl भी यहाँ से हट गया है और एक CH3 आके इसमें लग गया है। तो उसका मतलब इसमें साफ तौर से समझा जा सकता है कि एक कार्बन 1 से कार्बन 2 नेबरिंग ग्रुप, ये एक CH3 जो है वो यहाँ से यहाँ पर आया है, ताकि जो मध्यवर्ती बनता है एलिमिनेशन के दौरान E1 रिएक्शन में जो कार्बोकैटायन बनता है वो ज़्यादा स्थायी हो सके। उसी प्रकार से इस वाले कार्बन पे देखते हैं 3 फेनल ग्रुप्स हैं, और जब हम एलिमिनेशन के बाद देखते हैं कि एक फेनल ग्रुप उठकर जो है इस CH2 में चला गया है। कारण वही है कि जो बनने वाला कार्बोकैटायन, इस अभिक्रिया के दौरान जो बनने वाला कार्बोकैटायन है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, स्थायी करने के लिए ये पीएच जो है वो नेक्स्ट वाले में चला जाता है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर इसमें से Cl यहाँ से निकल जाता है तो ऐसे में इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये अगर हटा देते हैं तो, और अगर यहाँ से एक फिनाइल ग्रुप यहाँ पर आ जाता है तो ये हो जाएगा पीएच यहाँ पर और प्लस चार्ज यहाँ पर। तो ये अगर पीएच नहीं आए तो प्राइमरी कार्बोनियम आयन, और पीएच शिफ्ट होकर आ जाए, यहाँ से हट जाए, तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, जो कि अधिक स्थायी है। तो ये मध्यवर्ती अधिक स्थायी होने के कारण अभिक्रिया आसानी से हो सकती है, जिस वजह से ये एलिमिनेशन का प्रोडक्ट इस प्रकार से आता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक जो पीएच ग्रुप है या कोई एक ग्रुप है, वो यहाँ से साथ वाले कार्बन या निकटवर्ती कार्बन पर वो शिफ्ट हो गया है, जिसे कहते हैं एंकीमेरिक असिस्टेंस। एंकीमेरिक असिस्टेंस कहते हैं उसको, या फिर हम कहते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, निकटवर्ती समूह का की द्वारा सहायता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बना है एलिमिनेशन के द्वारा। मेथिल ग्रुप जो है इससे माइग्रेट होकर यहाँ आ गया और फिर एलिमिनेशन हुआ। आप देख सकते हैं कि इनिशियल जो सबस्ट्रेट है इसमें एक ही कार्बन पर दोनों मेथिल ग्रुप थे, लेकिन जो एलिमिनेशन के बाद प्रोडक्ट बना है वो मेथिल ग्रुप अलग अलग कार्बन पे है, क्योंकि इसमें
माइग्रेशन या शिफ्टिंग हुई है पहले कार्बन से दूसरे कार्बन पर। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। Let's do the last question of this video. The major product formed in the following reaction. जो ये हमको रिएक्शन का कंडीशन दिया हुआ है, प्रोटोनेशन हो रखा है, प्रोडक्ट की ओर नज़र डालते हैं तो हम देखेंगे OH यहाँ से गायब है इन सब में, एक्सक्यूज़ मी। और हम एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पर हर एक में एक डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर एक केज्ड कंपाउंड यहाँ पर बना हुआ है, ब्रिज कंपाउंड बना हुआ है, नॉट केज्ड, तो ब्रिज कंपाउंड बना हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि OH तो कहीं पर भी नहीं है, यानी यहाँ पर एलिमिनेशन हुआ है। एलिमिनेशन हुआ है, उसके साथ ही हम देख सकते हैं कि अगर OH एक बैड लिविंग ग्रुप है, जो हाइड्रोजन एसिड के प्रेजेंस में ये OH2 में OH2 और यहाँ से प्लस गुड लिविंग ग्रुप, अच्छा निष्कासित होने वाला समूह बन जाता है। तो उसका मतलब एलिमिनेशन हो रहा है और इसके निष्कासित होते ही यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा। तो इसको हम देख रहे हैं कि ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बन रहा है। और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से अगर pH शिफ्ट हो या फिर Me शिफ्ट हो, देखिए कि जो ये OH2 है उसको धक्का मार के, क्योंकि नीचे की तरफ है, OH2 जो है वो नीचे की तरफ है और जस्ट विपरीत दिशा से इसको धक्के मार के pH ग्रुप निकाल सकता है और यहाँ से -H2O आसानी से एग्जिट इसका हो सकता है, निष्कासित ये हो सकता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि देखिए pH इस पर आ गया और Me जो है उसी डायरेक्शन में है, उतना अच्छा बढ़िया इसका असिस्टेंस या इसकी सहायता निकलने में नहीं कर सकता। इसके अलावा जो है फेवरेबल स्टीरियोकेमिस्ट्री है, इसके अलावा जो कार्बोनियम आयन बन रहा है वो इस जगह पे यहाँ से प्लस ना होकर इस कार्बन पे प्लस बन जाएगा शिफ्टिंग से, जो कि ज़्यादा स्टेबिलिटी इसको देगा। तो उसका मतलब है हमारा प्रोडक्ट तो ये दोनों एक ही जगह पे नहीं हो सकता। और यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर देखें ये 180 डिग्री ऑपोजिट है, तो मेथिल जो है नीचे से आना मुश्किल होगा कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से pH का आना आसान होगा। तो pH अपनी जगह छोड़ेगा, ना कि मेथिल, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री फेवरेबल 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में pH है, जो कि ज़्यादा स्थायी इसका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और निकल के आएगा। तो ये भी गलत है कि pH अपनी जगह पर रुक जाए, तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। यहाँ से इस तरह का जो फ्यूज रिंग कंपाउंड ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पर H के प्रेजेंस में। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं किस प्रकार से है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये आप देख सकते हैं कि अच्छे निष्कासित होने वाले समूह में OH ग्रुप चेंज हो गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से एक फिनोनियम आयन मध्यवर्ती बनता है और ज़्यादा स्थायी इसलिए है क्योंकि मेथिल ग्रुप जो है इस तरह का रेजोनेंस देकर इसको स्टेबलाइज नहीं कर सकता, जबकि जो फेनिल ग्रुप है वो रेजोनेंस के द्वारा इस प्लस चार्ज को विस्थापित करके बेहतर इसका स्टेबलाइजेशन कर सकता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से H प्लस का इस कार्बन से निष्कासन हुआ, जो कि यहाँ पर एक H है जो हमने यहाँ पर दिखाया है और यहाँ पर भी दिखाया, उसका निष्कासन हुआ और उसके जाते ही यहाँ से डबल बॉन्ड बना और ये हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।